क्या संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी प्रोस्टिट्यूशन को या वैश्यावृत्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं वैश्यावृत्ति को क्या हीरा मंडी नॉर्मलाइज कर रहा है? तो कुछ समय पहले मैंने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज देखी जिसका नाम था हीरा मंडी। अब आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के दिमाग में भी वही ख्याल आया होगा जो मेरे दिमाग में आया होगा कि क्या भंसाली की कई फिल्में, चाहे आप हीरा मंडी देख लो, हाल ही में जो हीरा मंडी आई है, उससे पहले गंगूबाई, आप गंगूबाई देख लो, देवदास देख लो, सावरिया देख लो, क्या भंसाली के दिल में प्रोस्टिट्यूट्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है? या तो यूं मान के चलो कि क्या भंसाली की कई फिल्में प्रोस्टिट्यूशन को एक तरीके से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है? इस पे एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली हीरा मंडी पे होने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ऑल द फिल्म्स ऑफ संजय लीला भंसाली। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हीरा मंडी के टॉपिक पर ही होगा, बिकॉज अगर मैं सारी फिल्मों के बारे में बात करने चलेगी तो वीडियो बहुत लंबा होगा। तो इसलिए लेट्स स्टिक टू हीरा मंडी एंड लेट्स जस्ट गो इनटू द स्पेसिफिक्स की क्या हीरा मंडी जैसी वेब सीरीज प्रोस्टिट्यूशन को, खासकर की फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन को ग्लोरीफाई करती है। आइए चलते हैं एक डिटेल डाइसेक्शन की ओर। टू बिगिन विद, लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन अ तवाइफ एंड अ प्रोस्टिट्यूट। या तो यूं करके चलो कि तवाइफ का उस जमाने में क्या रोल था, क्या इम्पोर्टेंस थी, या सोसाइटी में क्या स्टेटस था एक तवाइफ का। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो तवाइफ सिर्फ और सिर्फ एक कोर्ट एंटरटेनर थी, एक फीमेल कोर्ट एंटरटेनर थी जो किसी नवाब के दरबार में या किसी राजा के दरबार में या नोबिलिटी के किसी दरबार में वो नाचती थी, गाती थी, शायरियाँ करती थी। कई बार तवाइफ जो फीमेल डांसर्स होती थी उनके साथ कुछ लोग होते थे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। वो प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ इन जनरल टर्म्स कोर्ट एंटरटेनर्स थी, शाही दरबार में एंटरटेन करती थी राजा को। जो तवाइफें होती थी, जिनको बाद में नॉच गर्ल्स का टर्म दिया गया, लेकिन आई विल स्टिल यूज द वर्ड तवाइफ जस्ट टू मेक थिंग्स अ लिटिल सिंपल फॉर माई ऑडियंस। जो तवाइफें होती थी उनको नोबिलिटी द्वारा या बड़े बड़े नवाबों द्वारा या बड़े बड़े राजाओं द्वारा बुलाया जाता था टू परफॉर्म। जैसे कि अगर कोई शादी हो गई तो तवाइफों को बुलाया जाता था परफॉर्म करने के लिए। और महफिलें, आपने हीरा मंडी में भी यही देखा होगा कि महफिलें सजाई जाती थी या हॉल सजाया जाता था जहाँ पे जो मेहमान थे, जो इनवाइटेड गेस्ट थे उस ओकेजन के लिए, वो लोग तवाइफों को देख सके परफॉर्म करते हुए। और आपने सिर्फ ये हीरा मंडी में भी नहीं देखा होगा, लेकिन आपने ये पाकीज़ा जैसी फिल्मों में भी देखा होगा कि जो नवाब होता है वो एक तवाइफ को इनवाइट करता है और बहुत सारी नोबिलिटी वगैरह भी इकट्ठा होती है जस्ट टू सी द तवाइफ परफॉर्म एज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉट जस्ट एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। एक बहुत ही कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एक बहुत ही कल्चरल एलिमेंट में बोलना चाहूंगी, जुड़ा होता था तवाइफों के डांसेस से, तवाइफों के इंस्ट्रूमेंट से। एक बहुत ही कल्चरल एलिमेंट जुड़ा होता था। काफी सारे सोर्सेस की माने तो जो तवाइफ थी मेनली वो काफी वेल रिस्पेक्टेड थी, उस जमाने में काफी वेल रिस्पेक्टेड थी, काफी एजुकेटेड थी एज कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी वुमेन। उस जमाने में वो काफी ज्यादा एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, काफी ज्यादा फ्लुएंट थी पोइट्री में, म्यूजिक में, डांस में, काफी नॉलेजेबल थी अबाउट लिटरेचर, अबाउट पॉलिटिक्स। और तो और वो काफी अमीर भी थी और वो बहुत ही ज्यादा टैक्स भी पे करती थी। तवाइफ का जो मेन रोल होता था वो ये था कि वो जो एलीट आर्ट और जो कल्चरल एस्पेक्ट है मुगलों का या नवाबी कल्चर का जो एस्पेक्ट है, वो उनकी एक कस्टोडियन थी। और कोई तवाइफ ऐसे ही नहीं बनती थी उस टाइम पे कि मुजरा कर लिया, कथक कर लिया तो वो तवाइफ बन गई ऑटोमेटिकली। घंटों का रियाज लगता था, तरह तरह के उस्ताद आते थे, घंटों तक वो प्रैक्टिस चाहिए होती थी जस्ट टू गेट दैट फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। और अगर कोई भी जो नाचने वाली जो गर्ल थी या जो स्टूडेंट थी, उसने एक बहुत ही हाई लेवल का स्किल उसने अचीव कर लिया होता था, उसे बोला जाता था कि वो तवाइफ बन गई इन अ वेरी गुड सेंस, कि वो परफॉर्म कर सकती है, वो अब एक
उसने वो तवाइफ का स्टेटस उसने अचीव कर लिया है। अब मैं ये नहीं कह रही कि प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था या कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द नवाब और द एम्परर एंड द तवाइफ वो नहीं होता था। इनफैक्ट होता था, लेकिन वो बहुत ही एक सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो बहुत ही एक मिनिस्क्यूल पार्ट होता था। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी तवाइफें जाके किसी नवाब के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करी हो या फिजिकल रिलेशनशिप करी हो। वो सिर्फ एक बहुत ही मिनिस्क्यूल पार्ट था, काफ़ी इंसिडेंशियल था और बहुत ही मिनिस्क्यूल पार्ट था। वो पूरी पिक्चर नहीं थी तवाइफ की, जो काफ़ी हद तक बॉलीवुड या इनफैक्ट भंसाली भी जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि तवाइफें बहुत ही ज़्यादा लवलेस हैं, बहुत ही ज़्यादा बेचारी हैं, वो वैलिडेशन सीख करती है सोसाइटी की, वो प्यार सीख करने की कोशिश करती है। ऐसा कुछ नहीं था। फिजिकल रिलेशनशिप था बिटवीन द तवाइफ्स एंड द नवाब्स, एंड इनफैक्ट कई तवाइफों ने, एंड ये ऑन रिकॉर्ड भी है अगर आप चेक करोगे, इनफैक्ट कई तवाइफों ने तो बड़े बड़े नवाबों से शादी भी की है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है बेगम हजरत महल का, जो नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ है। अगर आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 का हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा होगा तो नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का जरूर नाम आया होगा। इनफैक्ट बेगम हजरत महल खुद एक तवाइफ थी। बहुत सारी और ऐसी तवाइफें थी जिनकी शादी हुई, जैसे कि कुत्सिया बेगम जो कि 13th मुगल एम्परर मोहम्मद शाह की वाइफ थी। और ये जो कोर्टिजान कल्चर है ये सिर्फ मुगलों तक या नवाबों तक सीमित नहीं था। अगर आप हमारी एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री में भी अगर आप जाओगे तो देवादासीज का और नगर वधुओं का काफी हद तक मेंशन है, काफी जिक्र किया गया है हमारी एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री में। अगर मैं जैसे नगर वधु की बात करूं, नगर वधु उस महिला को कहा जाता था, उस रॉयल कोर्टिजान को कहा जाता था जो कि ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि उसमें नाचने और गाने का एक बहुत ही अच्छा हुनर होना चाहिए था, तभी वो एक नगर वधु कहलाई जाती थी और वो बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड थी। और ये कल्चर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। अगर आप जापान जैसे देश में भी जाओगे तो वहाँ पे गेशिया गर्ल्स, अगर किसी ने जापानीज हिस्ट्री और जापानीज कल्चर के बारे में पढ़ा होगा तो गेशिया गर्ल्स का नाम तो सुना ही होगा। गेशिया गर्ल्स वो महिलाएं होती है जो ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट फॉर्म्स द्वारा, ट्रेडिशनल जापानीज डांस द्वारा, ट्रेडिशनल जापानीज कल्चर द्वारा अपने गेस्ट्स को एंटरटेन करती है। वो ट्रेडिशनल जापानीज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स हैं। अब ये तो हो गया मेरा बहुत ही लंबा चौड़ा हिस्ट्री लेसन। अब चलते हैं मेरे थॉट्स की ओर कि मुझे क्या लगता है हीरा मंडी के बारे में। क्या भंसाली या क्या हीरा मंडी प्रोस्टिट्यूशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है? इस पे मैं अपना एक टेक देना चाहूंगी। अब देखो, हम सबको पता है कि फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन के क्या रैमिफिकेशंस हो सकते हैं, क्या डार्क रैमिफिकेशंस हो सकते हैं फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन के। हम सबको पता है कि ये जो प्रैक्टिस है ये ना तो सिर्फ एक बारबैरिक प्रैक्टिस है बल्कि एक बहुत ही रिग्रेसिव प्रैक्टिस है, जिसने औरतों को, महिलाओं को और बच्चों को काफी हद तक सोशल स्टिग्मा के कारण, प्रोस्टिट्यूट होने के सोशल स्टिग्मा के कारण काफी महिलाओं को और काफी बच्चों को पिछड़ा हुआ बना दिया है। हम सबको ये भी पता है कि किन किन सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से कई औरतों को प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता अपनाना पड़ता है। हम सबको ये भी पता है कि काफी सारे अधिकतर रेड लाइट एरियाज की हालत कैसी होती है। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या किसी भी फिल्म में या किसी भी टीवी शो में एक प्रोस्टिट्यूट को दिखाने से या प्रोस्टिट्यूशन के बारे में कोई फिल्म या टीवी शो बनने से क्या प्रोस्टिट्यूशन अपने आप में नॉर्मलाइज हो जाता है या अपने आप में रोमांटिसाइज हो जाता है प्रोस्टिट्यूशन? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि उस लॉजिक को अगर आप लेके चलो तो काफ़ी सारी हमारी ऐसी हिंदी फिल्में हैं, अधिकतर हमारी ऐसी हिंदी फिल्में हैं जो वायलेंस को ग्लोरीफाई करती है। तो क्या वायलेंस अपने आप में ही नॉर्मलाइज हो जाता है? आई मीन, आई नो पीपल डू गेट इंस्पायर्ड बाय इट, बट क्या हर कोई आम इंसान जो बॉलीवुड की मसाला फिल्में जिसमें कूट कूट के वायलेंस होता है, क्या हर आम आदमी वायलेंट हो गया है? दुनिया भर में तमाम ऐसी फिल्में हैं, इंक्लूडिंग हमारे देश में,
चाहे बॉलीवुड ले लो, चाहे साउथ ले लो, चाहे आप भोजपुरी ले लो, चाहे कोई भी रीजनल सिनेमा ले लो, दुनिया भर में और देश भर में ऐसी पिक्चरें हैं जहाँ पे गन वायलेंस को दिखाया गया है, जहाँ पे ड्रग लॉर्ड्स के बारे में दिखाया गया है, जहाँ पे माफिया डॉन्स के बारे में फिल्में बनी हैं, जहाँ पे स्कैमस्टर्स, फ्रॉडस्टर्स, गैम्बलर्स के ऊपर फिल्में बनी हैं। तो क्या हर वो तमाम इंसान गैम्बलर बनने वाला है, या क्या वो सारी फिल्में गैम्बलिंग, ड्रग्स, गन वायलेंस और माफिया डॉन्स को क्या वो ग्लोरीफाई करती है? ओके, सो हे गाइस, आई एम फाइनली बैक विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वीडियो बिकॉज मेरे एंड पर काम आ गया था जो बहुत ही अर्जेंट था। सो आई एम फाइनली बैक एंड आई एम सो सॉरी कि मैं लेट इन द इवनिंग आगे का वीडियो शूट कर रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिलेज। दुनिया भर में काफ़ी ऐसी फिल्में बनी हैं जो प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर, स्मगलर्स के ऊपर, गैम्बलर्स के ऊपर, ड्रग डीलर्स के ऊपर, सीरियल किलर्स के ऊपर, गैंगस्टर्स के ऊपर बनी हुई है। बहुत सारी ऐसी सुपर डुपर हिट मूवी दुनिया भर में, हॉलीवुड में, साउथ कोरिया में, बॉलीवुड में, साउथ सिनेमा में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं। लेकिन क्यों बनती है ऐसे लोगों पर फिल्में? क्योंकि जो सोशली आउटकास्ट होते हैं या जो सोशली डाउन ट्रॉडन होते हैं, या अगर मैं यूं बोलूं कि जो सोसाइटी के बहुत ही डार्क कॉर्नर्स से आते हैं, वो हमेशा से ह्यूमन इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट रहा है फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि इन्होंने ये कांड क्यों किया, इन्होंने ऐसे एक्ट्स क्यों किए, उनकी लाइफ कैसे होती है। जो सोशल आउटकास्ट होते हैं, दे हैव ऑलवेज बीन अ पॉइंट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड ह्यूमन फैसिनेशन फॉर द कॉमन मैन, जो हमारी तरह जो सोसाइटी में फिट हो गए, जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स करते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे लोगों के प्रति हमेशा से एक ह्यूमन इंटरेस्ट या एक फैसिनेशन सा जगा हुआ है कि ये सोशली आउटकास्ट क्यों है। और तो और जो सिनेमा होता है वो ह्यूमन सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन होता है। सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो ये जो भी लोग हैं, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट हो गई, या गैंगस्टर हो गया, या ड्रग डीलर हो गया, सीरियल किलर हो गया, स्मगलर हो गया, ये भी तो हमारी ही सोसाइटी से आते हैं ना। चाहे डार्क कॉर्नर्स ऑफ द सोसाइटी से ही आते हो, लेकिन ह्यूमन सोसाइटी से ही आते हैं ये लोग। और अगर ऐसे लोग समाज में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बारे में पिक्चरें बनाने में या वेब सीरीज बनाने में पर्सनली कोई बुराई नहीं है। नाउ लेट मी कंक्लूड बाय टॉकिंग अबाउट माय पेट पीव फ्रॉम द शो, विच इज नॉट ग्लैमराइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन my biggest pet peeve with such kind of, and especially with a lot of Sanjay Leela Bhansali films, is that इतनी ज़्यादा ओवर मार्केटिंग और ओवर स्टाइलाइज किया हुआ है पूरे शो में सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स पे ध्यान दिया हुआ है, ना कि स्टोरी पर। और वो एस्थेटिक्स भी कोई ऑथेंटिक एस्थेटिक्स नहीं लग रहे थे, वो बहुत ही फिल्मी तरह के एस्थेटिक्स लग रहे थे वो। I mean, आप रियल में ऐसे 1940s इंडिया में या 1940s अनडिवाइडेड इंडिया में आप कभी ऐसी रोड्स को आप इमेजिन कर सकते हो? और तो और जैसे कि मैंने अपने रील में भी मेंशन किया होता कि इस शो में ट्रोप्स कूट के भरे हुए हैं, जैसे कि अमीर नवाब के बिगड़े नवाबजादे, एक देवदास टाइप लवर या अ फीमेल लवर इन दिस केस, जो कि ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर था, ऑल्दो शी प्लेड इट वेरी वेरी वेल आई वुड से। एक जो माँ है वो अपने बच्चे का फ्यूचर सपोर्ट ही नहीं करना चाहती है, बच्चे को भी उसी प्रोफेशन में धकेलना चाहती है एज द मदर, एंड अगर कुछ ना हो तो एक नेवर एंडिंग फैमिली ड्रामा। द थिंग इज कि ठीक है, आपको कोर्टिजान्स के बारे में दिखाना था, कोर्टिजान्स के जीवन के बारे में दिखाना था, और ये दिखाना था कि कोर्टिजान्स कितनी पावरफुल थी, लेकिन आपने कोर्टिजान्स की पावर तो दिखाई नहीं, लेकिन आपने कोर्टिजान्स के बीच में जो पॉलिटिक्स होती है वो दिखा दी, मतलब भंसाली सर ने। एंड इट वाज आफ्टर वॉचिंग 7 to 8 episodes आई वाज लाइक थैंक गॉड। एंड देन कुछ नहीं तो बस नेशनलिज्म का तड़का डाल दो। ओवरऑल इस शो में कूट के बस एस्थेटिक्स डाले गए हैं, कूट के बस अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, अच्छे सेट पीसेस डाले गए, यहाँ तक कि झूमर भी लग रहा है कि ग्लैमरस है।
एंटिक भी नहीं, ग्लैमरस है। इन शॉर्ट, मोस्ट मेन स्ट्रीम बॉलीवुड डायरेक्टर्स डू नॉट नो हाउ टू मेक अ पीरियड एपिक। वो पीरियड एपिक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक्स पे ध्यान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी ज्वेलरी, अच्छा मेकअप, अच्छी मार्केटिंग, उन सब चीजों पे ध्यान देते हैं, ना कि स्टोरी पर। आई मीन, लुक एट हीरा मंडीज मार्केटिंग। मिस वर्ल्ड के स्टेज पर हीरा मंडी का फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हो रहा है एंड मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट्स वॉकिंग द रैम्प इन हीरा मंडी स्टाइल्ड कॉस्ट्यूम्स। लाइक दैट्स द लेवल ऑफ मार्केटिंग हीरा मंडी डिड। हीरा मंडी की मार्केटिंग इतनी टॉप नॉच थी, लेकिन स्टोरी इट्स जस्ट अ वन टाइम वॉच। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। और अगर आपके कोई और थॉट्स हैं हीरा मंडी को लेकर या संजय लीला भंसाली को लेकर या इस वीडियो को लेकर कोई और सजेशन है या कोई काउंटर कमेंट्स है, then do leave your comment below and make sure to subscribe to my channel. Make sure to click on the bell icon ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। Till then, see you next time.